एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं, जिनका पेपर अभी 5, 6 और 7 मार्च को है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण क्लास है। पूरे 100 प्रश्न आज की इस क्लास में रहेगा, जिसमें हिंदी, स्टैटिक जीके जीएस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने उन टॉपिक को कवर किया है जिन जिन टॉपिक से आपको अभी तक हुए परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा क्लास देखना है, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश से? तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यहाँ मूल अधिकार की बात करें तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। और साथियों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है अगर पूछे तो याद रखिएगा भाग 3 में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है अगर पूछे तो याद रखना अनुसूची 7 में है, ठीक है, समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो भाई 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। तो मिंटो मार्ले सुधार बिल जो है याद रखिएगा ये 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1909 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो भाई तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों राजराजा प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राजराजा प्रथम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। होयसलाई की राजधानी का क्या नाम था? तो होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? याद रखिएगा द्वार समुद्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में। चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। अगला है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों आचार्य विनोबा भावे ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना किसने की थी या प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा सर विलियम जोन्स। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो साथियों, भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो करेक्ट आएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को। कई बार अभी तक पूछ चुका है जीडी में, अभी 2024 में ही
तो याद रखना, अगर आपसे फिर से पूछे, क्योंकि 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है, कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भाई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जिसकी पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, और स्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो भाई प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को जीता था, तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है, तो साथियों शक संवत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, याद रखिए एडवर्ड लुटियंस। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो याद रखिए भारत में पहला समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, तो जेम्स ए हिक्की ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था, तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद से। याद रखना, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो साथियों खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं ने किया था। याद रखना, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे, दोनों ने ही 1920 में खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया था, ठीक है। याद रखना। आगे देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, यह हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो देखिए पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो साथियों याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था, तो याद रखिएगा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने शुरू किया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो करेक्ट आएगा 1857 में, यानी 1857 में। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, तो करेक्ट होगा 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भारतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था, तो भाई देखिए मात्र 16 वर्ष की आयु में कौन भारतनाट्यम को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितारा देवी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना साथियों टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किस नृत्यांगना को जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के यानी कथक सामग्री कहकर संबोधित किया था, तो सितारा देवी को। याद रखना सितारा देवी जिसका संबंध कथक से है। यहाँ भारतनाट्यम गलती से टाइप हो गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है, इनमें से कौन एक कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक है, तो भाई करेक्ट आएगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए भारतीय शिवाजी की बात करें तो ये किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम जो कि साथियों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। आगे देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है साथियों भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम की नृत्यांगना है ये, तो करेक्ट हो जाएगा क्या शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
अगला क्वेश्चन है झाबेरी बहनों, झाबेरी बहनों में कौन कौन है? तो दर्शना है, नयना है, रंजना है, सुवर्णा है का संबंध शास्त्र नृत्य की किस विद्या से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी से। याद रखना ये सभी जो है ना मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना है। कौन कौन? तो दर्शना, नयना, रंजना एवं सुवर्णा, इनको झाबेरी बहनें कहा जाता है संयुक्त रूप से। याद रखना। आगे देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्र नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भाई यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और इन दोनों नृत्य की नृत्यांगना है ये यामिनी कृष्णमूर्ति। याद रखना। इंदिरामणि रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो देखिए इंद्राणी रहमान का संबंध किससे है? याद रखिएगा ओडिसी से। ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है लेकिन आगे आपसे पूछेगा। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर बी। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो देखिए बिंबावती देवी की बात करें साथियों तो बिंबावती देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मणिपुरी। तो भाई बिंबावती देवी आपको जान लिए कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। चलिए आगे देखिए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। याद रखना। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो भाई भोगाली बिहू पूछे या रंगाली बिहू पूछे, ये सभी जो है असम से संबंधित है। असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। याद रखिएगा। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ उगादी पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली साथियों बरसाना में खेली जाती है। बरसाना जो कि मथुरा जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए मथुरा करेक्ट हो जाएगा। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए कालचक्र उत्सव की बात करें तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बौद्ध। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ अगर ऑप्शन में रहे तो वो आंसर हो जाएगा, या तो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम एक साथ रहे तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? तो साथियों बसंत का स्वागत करता हुआ भारतीय त्योहार कौन सा है? याद रखिएगा बसंत पंचमी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए ये जो त्योहार है सगाई, ये मणिपुर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। आगे देखिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इनमें से कौन से विदेशी यात्री हैं? तो मेगास्थनीज। याद रखना जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो भाई याद रखना शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो याद रखना शिकार करना। ऑप्शन नंबर ए शिकार। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो देखिए मानव के द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले जो प्रयुक्त किया गया अनाज था मानव के द्वारा वो था गेहूं व जौ। आपसे पूछ चुका है कि मानव ने सबसे पहले किस जो है मतलब कि किस यंत्र का प्रयोग किया था या किस औजार का प्रयोग किया था, तो वो पहले पूछ चुका है तो कुल्हाड़ी उसका आंसर हो जाता। लेकिन अनाज अभी तक नहीं पूछा है तो पूछ सकता है गेहूं व जौ आपको आंसर करना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था साथियों विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर ए। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। भाई फटाफट से सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अब साथियों हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अब देखो, मैंने जो है ना सभी जो पर्यायवाची शब्द आपको बताए हैं आज इस क्लास में, उसमें सभी मतलब कि जैसे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये सभी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। देखो, होता ये है ना कि आपसे कोई एक वर्ड उठा के पूछ लेगा, जैसे कि पूछ लेगा कि सुधाकर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आप बताओगे चंद्रमा का, लेकिन आप जानोगे तब ना, क्योंकि पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए मैंने सभी पर्यायवाची शब्द को लिख दिया है। जैसे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, तो शशि होता है, हिमकर होता है, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, तारापति, चंदा, अत्रिज, राकेश, रजनी, सुधांशु, सुधाकर, मृगांक, इंदु, विधु, चंद्रमा, सारंग, कलानिधि, निशापति, शशांक, निशाकर, रजनीपति, अमीकर, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इनमें से कोई एक आपको उठा के पूछ लेगा तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो। अगला है सूर्य का प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, सूर्य के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्तंड, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली आदि। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भाई हिमालय के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री और नगेश। इसके अलावा अगर आपसे पूछे बिजली का प्रमुख पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन आप जानोगे तब ना कि बिजली के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। देखो, जैसे कि होता है चपला, चंचला, दामिनी, सौदामणि, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षणप्रभा आदि। आगे अगला है जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो भाई देखिए, जल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघपुष्प आदि। ठीक है, अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, कमल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द जैसे कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, अरविंद, इसके अलावा इंदिवर, उत्पल, कंज, कंवल, किंजल, इसके अलावा कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्मजा, पाथोज, पुंडरिक, पुष्कर, राजीव, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हाथी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द एक तो मतंग होता है, मतंग के अलावा गज होता है, हस्ती होता है, कुंभी होता है, मदकल होता है, कुंजर होता है आदि होता है। आगे देखिएगा, कछुआ का प्रमुख पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे कि कच्छप होता है, कमठ होता है, इसके अलावा कुम्र भी होता है। आगे देखिए, बाघ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। तो भाई बाघ का व्याघ्र होता है, व्याघ्र होता है, शार्दुल होता है, सिंह, चीता, सर्वश्रेष्ठ, केसरी, पुंडरीक, अग्नि, तिलक, टीका, बहादुर, चीता, चित्रक, चित्रकार, कायर, सियार, डरपोक, भीरू, गीदड़, कनखजूरा, ये सभी बाघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द चुनिए, यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, प्राचीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। तो मानव का विलोम शब्द क्या होता है, मानव का दानव होता है। यहाँ पर आपको उल्टा भी पूछ सकता है कि दानव का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप मानव बताओगे। अगला है साकार का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, साकार का विलोम शब्द होता है निराकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, योगी का विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई योगी का विलोम शब्द क्या होता है, तो भोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भोगी। दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों देखिए, दुर्जन का विलोम शब्द होता है सज्जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सज्जन याद रखना है। अगला है देखिए, कृपण का उपयुक्त विलोम शब्द चुने, यानी कृपण का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा, दानी होता है। ऑप्शन नंबर बी दानी करेक्ट हो जाएगा। लघिमा, लघिमा का उपयुक्त विलोम क्या होगा। तो लघिमा का विलोम शब्द होता है गरिमा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है। ठीक है, यानी जड़ का विलोम आपको बताना है भाई। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है साथियों, तो चेतन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, गमन का विलोम शब्द क्या होता है। तो गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे कि सती सावित्री होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सती सावित्री होना मुहावरे का अर्थ होता है
पतिव्रता होना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पतिव्रता होना। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे कि विपत्ति में से काम लेना चाहिए, तो भाई विपत्ति में किससे काम लेना चाहिए? तो साथियों विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए। रिक्त स्थान के स्थान पर साहस आएगा। अगला है जिसके सामना दूसरा नहीं, यानी जिसके समान दूसरा नहीं शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, तो जिसके समान दूसरा नहीं, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अद्वितीय। अगला है आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? तो भाई आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए तेली का बेल होना का अर्थ क्या होता है? तो देखिए तेली का बेल होना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर ए। अगला छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो भाई छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है कि किसी को भी हरा देना या बुरी तरह से हरा देना। ठीक है। अगला है मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? तो साथियों मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कुछ का, बहुत कुछ का देना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है रफू चक्कर होना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रफू चक्कर होना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल 2022 में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो भाई देखिएगा, ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें होता है यहाँ पर आपका 36वें, तो वह 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज ने सबसे अधिक पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 40 स्वर्ण पदक थे, 25 रजत पदक थे और 24 कांस्य पदक थे, यानी कुल 89 पदक जीतकर जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर थे। कौन? तो सर्विसेज, याद रखिएगा। आगे देखिए मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? क्योंकि योजना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो भाई मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को, याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए अगला है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अगला है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है साथियों? तो भाई भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना डी.वाई. चंद्रचूड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है 50वें। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट हो जाएगा रेखा शर्मा, आपको याद रखना है रेखा शर्मा। अगला इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बना है? तो करेक्ट हो जाएगा साथियों जापान, याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जागृत कोटेचा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो वर्तमान में सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो सीआईएसएफ की प्रमुख अभी कौन है वर्तमान में? तो नीना सिंह, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 57। वैसे राष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, और राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन ये अनुच्छेद 57 में। याद रखना अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में
केवल भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, जैसे कि 52 में राष्ट्रपति का पद और 61 में आपका महाभियोग। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में। अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 17 में अपृष्ठता का अंत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40 के तहत। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 51 का ए के अंतर्गत, याद रखना, जो कि संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। साथियों, ये पूरे 100 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अभी जिनका पेपर 5 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च को है, उनके लिए रामबाण क्लास था। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका पेपर कब है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना अपने सब